नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में आपको स्वागत है। आज का जो सेशन है, आज सेशन शुरू करेंगे हम बहुकला विद्युत प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं पॉलीफेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, छोटा चैप्टर है और 2 क्लासों में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इससे पहले वाले जो सेशन था, हमने एसी थ्योरी कंप्लीट की थी। एसी थ्योरी के अंदर हमने 7 लेक्चरों में कंप्लीट की थी और उसी लेक्चरों को कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम आ रहे हैं, जो हमारे पास है पॉलीफेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉलीफेज जो होता है, यानी कि बहुकला का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फेजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। बहु का मतलब 1 से 2 या 2 से अधिक जो फेजों की संख्या होती है, वहां पे हम उसको बोलते हैं पॉलीफेज, यानी कि बहुकला बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे यही होता है कि सिंगल फेज सप्लाई के अंदर 2 तार होते हैं और 3 फेज सप्लाई के अंदर 3 तार होते हैं ना। उसी प्रकार से अगर मान लिया कि जैसे कोई विद्युत का जनरेशन करते हैं और वहां पे जनरेशन करने के बाद में हम उसका ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका क्या करते हैं, रूपांतरित की जाती है। तो वहां पे हम 3 फेज सप्लाई से करते हैं ना। तो उस जगह क्या होता है कि फेजों की संख्या हम वहां पे बहुत ज्यादा संख्या में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लिया कि जहाँ पे विद्युत का जनरेशन हो रहा है वहां से और किसी 200, 250, 500, 1000 किलोमीटर दूरी पर लेके जाना है, तो वहां पे हम फेजों की संख्या बढ़ाकर लेके जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई हम वहां पे है और वहां से 2 तार हमारे पास आ रहे हैं, 3 तार आ रहे हैं, तो उसी तारों के अंदर हम यहाँ तक हमारे 250, 500 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर लेके जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो इसी वजह से वहां पे फेजों की संख्या बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, इन पॉलीफेजों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इस पॉलीफेज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में यही आता है, इसकी परिभाषा होती है कि यहाँ पे फेज क्या होता है। एक होता है फेज होता है, लाइन वोल्टेज होता है, लाइन धारा होती है, फेज वोल्टेज होता है। तो इन चीजों के बारे में आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इंट्रोडक्शन, इसका परिचय की अगर बात करते हैं, परिचय की बात करेंगे, परिचय को हम डिटेल से समझेंगे कि सारी चीजें परिभाषा के अंदर, इस परिचय के अंदर ही, इंट्रोडक्शन के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसके हम डिटेल से इसको लिख लेते हैं इसके प्रति। देखिए हमने जो मोस्ट फैक्ट थे, हमने जो पॉलीफेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम के, वो हमने नोट कर दिए। अब इनको क्या करते हैं, समझते हैं पूरी डिटेल से। जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन में से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो आपके सामने है। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है, जितना मैं आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पे है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम। तो पॉलीफेज इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका, कि 2 या 2 से अधिक फेजों के संयोजन की प्रणाली बहुफेज प्रणाली कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, 2 या 2 से अधिक फेजों के संयोजन की प्रणाली बहुफेज प्रणाली कहलाती है। यानी कि हमारे पास जो 3 फेज सप्लाई होती है, 3 फेज सप्लाई के अंदर 3 तार होते हैं। ठीक है, 3 तार होते हैं, तो तीन से अधिक भी जितने भी तार हो सकते हैं, वो कौन सा सिस्टम कहलाएगा, बहुफेज यानी पॉलीफेज सिस्टम कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लिया कि 3 फेज सप्लाई का हमारे पास फेज सीक्वेंस होता है, जैसे RYB होता है ना, यानी कि R रेड होता है, Y येलो होता है और B ब्लू होता है। और चौथा तार हमारे पास कौन सा होता है, न्यूट्रल का होता है ना। उन तीनों तारों के अलावा जितने भी संख्या बढ़ रही है, यानी कि 3 से, हमने परिभाषा में ये लिखा है कि 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 भी संख्या हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है। ठीक है ना, तो वो सिस्टम हमारे पास कौन सा कहलाएगा, पॉलीफेज। पॉली का मतलब क्या है, बहुफेज, यानी कि फेज का मतलब क्या है, कला क्या है, फेज है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 3 फेज सप्लाई के अंदर 120 डिग्री का एंगल होता है ना। और सिंगल फेज सप्लाई के अंदर हमारे पास एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है ना। तो वो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। वो चीजें भी आप लोगों को आगे आएंगी। ठीक है ना, तो यहीं से हमारे पास होता है कि जैसे फेजों की संख्या अगर 2 या 2 से अधिक है, तो हमारे पास कौन सा सिस्टम कहलाएगा, यहाँ से बहुफेज प्रणाली कहलाएगा। अगर 2 से कम है तो हमारे पास पॉलीफेज नहीं कहलाएगा, वो हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई हो सकती है या 3 फेज सप्लाई हो सकती है। समझ गए बात को। तो जैसे मान लिया कि हमारे पास जैसे 2 तार होते हैं,
एक होता है फेज का और एक होता है न्यूट्रल का। तो इन दोनों का अगर होगा तो हमारे पास इन दोनों का जो एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हमारे पास 3 फेज है जिसमें हमारे पास R है, Y है और B है। ठीक है, इन तीनों का जो फेज अंतर होगा यहाँ से यहाँ हमारे पास, ये हमारे पास कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। जैसे मान लिया कि 3 फेज हमारे पास इस प्रकार से आते हैं, तो यहाँ से 120 होगा और यहाँ से 120 होगा और यहाँ से 120 होगा ना। और जैसे मान लिया यहाँ से न्यूट्रल निकलता है ना, तो ये तो R हो गया, ये Y हो गया, ये B हो गया। यहाँ से हमारे पास कौन सा होगा, न्यूट्रल हो गया। यहाँ से एक फेस ये और एक फेस ये, इन दोनों का जो एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितने होगा, 90 डिग्री। सिंगल फेस सप्लाई के लिए, 2 फेस सप्लाई के लिए हम बोल सकते हैं 90 डिग्री। 3 फेस सप्लाई के लिए हमारे पास कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि हमारे पास 3 फेस हैं, 2 फेस होते हैं तो हमारे पास कौन सा हो जाता है, यहाँ से बहुफेज नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 या 2 से अधिक है, नहीं 2 से अधिक है ना, 3 फेस आ रहे हैं ना, तो हमारे पास कौन सी प्रणाली होगी, यहाँ पे सिस्टम कौन सा होगा, पॉलीफेज होगा। कौन सा होगा, पॉलीफेज। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी लाइन क्या कहा है कि बहुफेज प्रणाली में प्रत्येक फेज की वोल्टता, समझना मेरी बात को, कि प्रत्येक फेज की वोल्टता, एक फेज हमारे पास R है, दूसरा हमारे पास B है और तीसरा हमारे पास Y है। क्या कहा है कि प्रणाली प्रत्येक फेज की वोल्टता, एक फेज की जो वोल्टता है आवर्ती की क्या रहेगी, समान रहती है। जैसे मान लिया कि इस वोल्टेज, एक फेज का जो जितना भी वोल्टेज आ रहा है, जैसे मान लिया कि हमारे पास 200 सिंगल फेज सप्लाई हमारे पास कितनी, 3 फेज सप्लाई हमारे पास कितनी होती है, 440 वोल्ट आती है। हमारे पास जो एग्जैक्ट कितना होता है, 450 वोल्टेज माना जाता है ना, 450 वोल्टेज माना जाता है। तो जैसे मान लिया कि एक फेज के अंदर हमारे पास कितना वोल्टेज आएगा, दूसरे फेज के अंदर कितना आएगा, तीसरे फेज के अंदर कितना आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक फेज के अंदर हमारे पास 220, 210, 200 के आसपास वोल्टेज आता है ना, आता है कि नहीं आता है। उसी प्रकार से इसकी जो फेस आएगा उसके अंदर जो आवृत्ति होगी यानी फ्रीक्वेंसी होगी वो भी उसके समान होगी। ऐसा नहीं कि एक फेज के अंदर फ्रीक्वेंसी अलग है, दूसरे फेज के अंदर फ्रीक्वेंसी अलग है, तीसरे फेज के लिए अलग है। ऐसा कभी सिस्टम नहीं होगा कि यहाँ पे एक फेज के अंदर जितना वोल्टेज होगा उतनी क्या होगी वहां पे फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे मान लें कि 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज इस फेज में रहेगी, 50 इसमें रहेगी, 50 इसमें रहेगी, 50 इसमें रहेगी। क्लियर भाई, जितना वोल्टेज यहाँ पे 200 आ रहा है तो यहाँ पे 200 रहेगा, यहाँ पे भी कितना हो सकता है 200, आगे पीछे 1-2 वोल्टेज कमती हो सकते हैं, लेकिन क्या रहेगा यहाँ पे तीनों फेसों का वोल्टेज अलग अलग है। जैसे मान लिया कि तीनों फेसों का जो लोड हमने मेजर करते हैं यानी करंट आती है ना, तो वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। एक फेस के अंदर लोड कितना जा रहा है, दूसरे के अंदर कितना आ रहा है, तीसरे के अंदर कितना आ रहा है। जैसे कोई डेकोरेशन का काम करता है, जैसे कोई फंक्शन होता है, वहां पे जो लोड डिपेंड किया जाता है, तो वहां पे जैसे मान लिया कि 3 फेस अल्टरनेटर लगा रखा है, तो वहां पे क्या होगा, तो फेस डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं भाई। जैसे मान लिया कि एक फेस के ऊपर चल रहा है, ये सिंगल फेस का अल्टरनेटर है, तो लोड क्या हो रहा है, मेजर नहीं कर पा रहा है, यानी कि लोड कम है और अल्टरनेटर थोड़ा ज्यादा बना रहा है, तो वहां पे लोड के लिए क्या करेंगे, और उपकरण बढ़ाएंगे, मरकरी बढ़ा देते हैं ना। वो सिस्टम यहाँ पे होता है कि उसका लोड को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, तीनों को समान किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक लोड के ऊपर ज्यादा डाल दिया, दूसरे लोड के ऊपर कम डाल दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर एक फेस के ऊपर लोड ज्यादा डाल देंगे तो वो एक फेस क्या हो जाएगा, जल जाएगा, जलेगी कि नहीं जलेगी। तो इसी वजह से इन तीनों फेसों को लोड को मेजर करते हुए इन तीनों को एक समान होना चाहिए, और तीनों की एक समान वोल्टेज होगी तो वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से कहा गया कि बहुफेज प्रणाली में प्रत्येक फेज की वोल्टता और आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, जबकि इनमें एक निश्चित कालांतर होता है। निश्चित कालांतर हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल और फेस हो गया, एक फिक्स कालांतर हो गया। कालांतर का मतलब क्या होता है, कालांतर इसका फेज डिफरेंस इसको बोला जाता है। इन दोनों के अंदर जैसे मान लिया कि R है और B है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, B और Y के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, इसको हम फेज कालांतर बोला जाता है। समझ गए बात को। तो जैसे मान लिया न्यूट्रल और फेज के बीच में जितना भी अंतर रहेगा वहां पे फेज डिफरेंस रहेगा। क्लियर, यानी दो फेसों के बीच में जितना भी अंतर आ रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, निश्चित कालांतर कहा जा सकता है। ठीक है, दो फेसों के बीच में हमारे पास कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और 3 फेज के लिए हमारे पास 120 होता है। इसी प्रकार से आपने निश्चित कालांतर को माना गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2 फेज सप्लाई के लिए या दो फेजों के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। 3 फेजों का अंतर होता है 120 डिग्री होता है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि केवल एक फेज तथा एक न्यूट्रल संयोजित होता है, ये फेज और ये फेज, ये न्यूट्रल है और ये फेज है, ठीक है। केवल यदि एक फेज तथा एक न्यूट्रल संयोजित होता है तो यह प्रणाली एक काला प्रणाली कहलाती है, यानी सिंगल फेज सप्लाई कहलाती है। एक कला का मतलब क्या है, सिंगल फेज सप्लाई है। क्लियर, जैसे मान लीजिए एक न्यूट्रल है
और एक हमारे पास फेस है, तो इन दोनों के जो अंतर होगा वो हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई कहलाएगी। इसी को हम कह सकते हैं केवल एक फेज तथा एक न्यूट्रल संयोजित होता है तो यह प्रणाली कौन सी कहलाती है? सिंगल फेज कहलाती है। कौन सी प्रणाली कहलाती है? सिंगल फेज प्रणाली कहलाती है, एक कला प्रणाली कहलाती है या एक कला सिस्टम कहलाती है। इसी प्रकार यदि 3 फेज तथा न्यूट्रल संयोजित होता है तो यह प्रणाली 3 कला प्रणाली कहलाती है। क्लियर? जैसे मान लीजिए 3 फेज हमारे पास RYB है, ठीक है, 3 तो हमारे पास फेज है, चौथा हमारे पास न्यूट्रल है, तो तीनों फेज और एक न्यूट्रल होता है तो हमारे पास कौन सा सिस्टम कहलाता है? यहाँ पे 3 फेज सिस्टम कहलाता है। क्लियर? सिंगल फेज भी क्लियर और 3 फेज भी क्लियर। इसी प्रकार से 3 फेज में अतिरिक्त 2, 4, 6, 9 तथा 12 फेज प्रणाली भी हो सकती है। जैसे मान लो बहुफेज का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारे फेज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी का रूपांतरित ऊर्जा का स्थानांतरित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है तो फेजों की संख्या 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हो सकती है, तभी उसको हम पॉली सिस्टम बोलते हैं ना। जहां पे विद्युत का जनरेशन होता है वहां पे इस प्रकार की प्रणाली हम अपना सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास इसका जो पॉलीफेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था। समझ में आ गया? उतार लिए इसको, उतार ले सभी ने, तो चले आगे। अब देखना इसके बाद में हमारे पास जो पॉलीफेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। अब इंट्रोडक्शन के बाद में हम इसके गुण पढ़ेंगे कि 3 फेज सप्लाई को क्यों लिया गया है, सिंगल फेज सप्लाई को क्यों नहीं ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके हम जो एडवांटेज है उस एडवांटेज को क्या करेंगे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। जहां से क्वेश्चन बन रहा है ना फोकस इन्हीं के ऊपर है। समझ रहे बात को? आगे आपके समीकरण आएगी, समीकरण के अनुसार आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा शांति से थोड़ा दिमाग को ठंडा करके समझना इसको कि इसे क्या क्यों कहते हैं, इस पॉलीफेज को क्यों कहते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से इस चैप्टर को क्यों लिया गया है। नहीं तो सिंगल फेज सप्लाई भी ले सकते हैं, पॉलीफेज क्यों लिया है? पॉलीफेज कुछ ना कुछ इसके अंदर रीजन है तभी तो लिया गया इसको। तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसके बाद में हमें एडवांटेज पढ़ते हैं। कर लो से छोटा होता है, ठीक है। उतार लिया? देखिए समझिए इसको कि जैसे हमारे पास एडवांटेज है जो पॉलीफेज सिस्टम की, उस पॉलीफेज सिस्टम के जो एडवांटेज कौन कौन से हैं और किन किन लाभों से हम इस पॉलीफेज को अपनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा एडवांटेज है, तो एडवांटेज क्या कहा गया है कि बहुकला प्रणाली द्वारा वोल्टता का स्तर बदला जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि वोल्टता का स्तर बदला जा सकता है। जैसे मान लिया कि जहां पे विद्युत का जनरेशन किया जा रहा है वहां से हम जब विद्युत का उत्पादन करते हैं तो वहां से हम वोल्टता का क्या कर सकते हैं, मतलब बदलाव कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास साइन वेव चलता है, ठीक है, चलता है ना, जैसे एक बार प्लस के अंदर एक बार माइनस के अंदर चलता है नहीं चलता है, तो इसी प्रकार से यानी कि वोल्टेज का क्या हो सकता है, स्तर बदला जा सकता है। यानी कि एक बार प्लस में जाएगा एक बार माइनस में जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम होता है हमारे पास पॉलीफेज, इसके अंदर यानी कि वोल्टता का स्तर हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि बहुकला प्रणाली द्वारा एक लाइन से विभिन्न उपकरणों, यानी कि बहुकला प्रणाली द्वारा एक लाइन से विभिन्न उपकरणों यानी घरेलू के उपकरण और औद्योगिक मशीनों को वोल्टता स्तर बदलकर चलाया जा सकता है। जैसे मान लिया कि हमारे पास पॉलीफेज सिस्टम हमारे पास है, उस पॉलीफेज सिस्टम का मतलब यहाँ पे 3 फेज सप्लाई हमारे पास है, और 3 फेज सप्लाई से हम क्या कर सकते हैं कि घर के उपकरण भी चला सकते हैं। वो कैसे चलाएंगे हम कि यानी कि हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई हम प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास, जैसे देख लिया कि हमारे पास ये 3 फेज आते हैं ना, जिसमें हमारे पास R है, Y है और B है, ये बीच में हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है ना। इसी प्रकार से हमारे को अगर सिंगल फेज सप्लाई प्राप्त करनी हो तो हमारे पास जैसे ये R उठा लिया और एक न्यूट्रल उठा लिया तो हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई हुई नहीं हुई, हो गई ना। और 3 फेज सप्लाई हमारे पास 3 हमारे पास फेज हैं, उन तीनों उपकरणों से, तीनों फेजों से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि औद्योगिक मशीनों का प्रचालन किया जा सकता है, चालू किया जा सकता है। इसी प्रकार से ये लाइन कहा गया है कि एक लाइन से विभिन्न उपकरणों यानी कि घरेलू के उपकरण और औद्योगिक मशीनों को वोल्टता स्तर बदलकर चलाया जा सकता है। तो हमने 3 फेज सप्लाई से हम क्या कर दिया, सिंगल फेज सप्लाई के उपकरण चला सकते हैं ना। तो वो किस कारण से चलाए, हमारे पास ये कनेक्शन हमने किए। तो इसी प्रकार से हम उसके क्या कर सकते हैं, वोल्टता स्तर को बदलाया जा सकता है। तीसरा एडवांटेज क्या कहता है कि एक कला मोटर स्वतः चालू प्रकृति की नहीं होती है। देखना जो सिंगल फेज जो मोटर होती है वो कभी भी सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है,
ठीक है ना, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, करते हैं ना। इसी प्रकार से 3 फेज जो मोटर होती है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, या सॉरी स्वतः चालू होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, 3 फेज वाली ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, चालू हो जाते हैं। जैसे उसको 3 फेज सप्लाई दिया और मोटर क्या करने लग जाती है, चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे टॉर्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे तीनों फेज हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास एक फेज था सिंगल फेज में, तो उसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क यानी कि स्वतः चालू प्रकृति के नहीं होने का कारण यही है कि यहाँ पे एक फेज के अंदर क्या नहीं हो सकता, मोटर चालू नहीं होती है, वो सिंगल फेज है। ठीक है, इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? और ये हमारे पास 3 फेज सप्लाई होती है, 3 फेज मोटर होती है, उसको हम स्वतः चालू आराम से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से मोस्ट बन सकता है, यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट, ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी मोस्ट है, बहुकला प्रणाली से पारेषण भी सस्ता होता है। पारेषण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसमिशन। जैसे मान के चलो जिससे विद्युत का जनरेशन किया है और उस जनरेशन का उत्पादन होने के बाद में हम एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ले जाया जाता है, उसका ट्रांसमिशन किया जाता है, तो वहां पे भी इसका जो 3 फेज में क्या होता है, सस्ता होता है। भाई जैसे मान लिया कि जहाँ पे ये तो कोई उत्पादन केंद्र हमारे पास है और यहाँ से हमारे पास 3 फेज लेके चल रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, सस्ता पड़ेगा। अगर मैं उत्पादन से यहाँ पे 2 फेजों में लेके चलता हूँ तो वहां पे तारों की संख्या भी ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल फेज लेके चल रहे हैं, तो सिंगल फेज से चला सकते हैं, 3 फेज थोड़ी चला सकते हैं। उस 3 फेज को चलाने के लिए अलग से वायर लेके जाएंगे फिर हम, तो कॉस्टली पड़ा कि नहीं पड़ा। और ट्रांसमिशन सस्ता 3 फेज में होता है, यानी 3 फेज सप्लाई लेके जा रहे हैं, तो 3 फेज में हम क्या कर सकते हैं, सिंगल फेज भी निकाल सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं ना, 3 फेज भी हम चला सकते हैं। इसी वजह से उसका जो बहुकला प्रणाली का पारेषण भी कैसा होता है, सस्ता होता है, क्योंकि समान शक्ति के संचरण हेतु अपेक्षाकृत पतले तार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे ट्रांसमिशन है और ट्रांसमिशन के अंदर तीनों तार हम लेके चल रहे हैं, तो ऐसे मोटे तारों की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पे हम पतले तारों का प्रयोग कर सकते हैं ना। और पतले तारों में वही बात है कि 3 फेज सप्लाई तो जाएगी नहीं जाएगी, तो वहां पे हम जैसे कोई ग्रेड पे लेके जाते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसके वोल्टेज को अप कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, वोल्टेज का मान को बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से हम पतले तार का प्रयोग आराम से कर सकते हैं, तो इसका ट्रांसमिशन बिल्कुल आसान तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट है, बहुकला मशीनों से उच्च बलागुण प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो बहुफेज यानी पॉलीफेज सिस्टम है, उस पॉलीफेज सिस्टम का जो स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है ना, यानी कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होगा। तो अगर मान लीजिए इसी वजह से तो हम कह सकते हैं कि जो सिंगल फेज सप्लाई होती है, सिंगल फेज मोटर होती है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग टॉर्क है ही नहीं, एक फेज में चलती है मोटर, तो एक फेज में उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। और इस मोटर को चलाने के लिए 3 फेज सप्लाई हम कोई कैपेसिटर का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि खुद ही क्या है, एक सेल्फ स्टार्ट मोटर है, खुद ही चालू हो जाती है। तो इसी वजह से इसको बहुफेज पॉलीफेज सिस्टम की स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, हाई होता है, उच्च होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि पॉलीफेज सिस्टम के अंदर उसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, उच्च होता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, पॉलीफेज सिस्टम के अंदर उसकी इफिशियंसी कैसी होती है, निम्न होती है या उच्च होती है या होती नहीं है। तो इसका ध्यान रखना कि पॉलीफेज सिस्टम के अंदर उसका जो दक्षता इफिशियंसी होगी वो भी कैसी रहेगी, उच्च होगी। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क ही उच्च है, उसकी इफिशियंसी भी क्या होगी, हाई होगी कि नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देखना कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज है कि बहुकला मशीनों का समांतर संयोजन आसानी से हो सकता है, जिससे विद्युत प्रणाली व्यवस्थित व विश्वसनीय बनी रहती है। जैसे मान लिया कि घरों के अंदर जब सप्लाई जैसे कनेक्शन किए जाते हैं, कोई भी किसी भी उपकरण का हमको संयोजन किया जा रहा है, तो हमेशा किस क्रम में होता है, किस कॉम्बिनेशन में होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे लिए क्या है, सस्ता है, यानी कि विश्वसनीय है, व्यवस्थित तरीके से हम उस आराम से उसको कर सकते हैं। ऐसे मान लिया कि सिंगल फेज सप्लाई है और उसको हम श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं, तो ये चीजें आप लोगों को पहले पढ़ाया गया है कि एक तो हमारे पास समांतर संयोजन होता है और एक हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अब ध्यान देना कि समांतर के अंदर हमेशा क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, वोल्टता क्या होती है, समान होती है, और धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। और श्रेणी के अंदर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी कि क्या होती है, इसके अंदर धारा समान होती है कि नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम समांतर में आराम से इसको
जो भी उपकरण लगा रहे हैं उसको हम आराम से या सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से कनेक्शन किए जा सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि सभी उपकरणों के लिए वोल्टेज समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पंखा हमने लगा दिया, पंखे के अंदर वोल्टेज अलग है, बल्ब के अंदर वोल्टेज अलग जा रहा है, तो वो कौन सा क्रम हो गया यहाँ पे, वो कौन सा संयोजन हो गया, श्रेणी संयोजन हो गया। क्लियर, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जैसे मान के चलो इस पंखे के अंदर 200 वोल्टेज आ रहा है और उस बल्ब के अंदर 180 जा रहा है, तो उसका डिफरेंस हुआ है ना हुआ, ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यानी 20 वोल्टेज क्या हो गई, खपत हो गई। और समांतर में ऐसा कोई प्रकृति का है नहीं, तो वो एक आप क्या कर सकते हैं, उसको एक विद्युत प्रणाली के अनुसार उसको व्यवस्थित विश्वसनीय के तरीके से बनाया जा सकता है। बहुकला प्रणाली की मशीनों का आकार एक प्रणाली मशीनों से छोटा होता है। जैसे मान लिया कि सिंगल फेज मशीनें होती हैं वो बड़ी हो सकती है, लेकिन पॉलीफेज 3 फेज की मशीनें होती हैं वो छोटे रूप के आकार ले सकती हैं और 3 फेज में आराम से उसको चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इसके जो पॉलीफेज सिस्टम के एडवांटेज जो मोस्ट हमने लिखे हैं। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को मैंने बता दिया कि जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन बन रहे हैं वो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से देखना कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास ये बन गया कि इसका जो सस्ता कौन सा होता है, ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, उच्च होता है, इसकी एफिशिएंसी कैसी होती है, उच्च होती है। ठीक है, और यहाँ से उसका क्या कर सकते हैं, पॉलीफेज सिस्टम है उसका हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज का स्तर को बदला जा सकता है, बदल सकता है कि नहीं बदल सकते हैं। और इस प्रकार से हम यानी कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से इसका एडवांटेज में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को अगर पढ़ते हो ना तो आपसे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जा सकता यहाँ से, समझ रहे बात को। चाहे आप ITI के एग्जाम की लिए बात कर लो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम की बात कर लो। ठीक है, तो आपने जैसे यदि लाइनमैन का हुआ था, टेक्निकल हेल्पर 3rd का हुआ था ना, तो ये क्वेश्चन आया था इसका स्टार्टिंग एफिशिएंसी वाला आया था क्वेश्चन कि एफिशिएंसी कितनी होती है पॉलीफेज सिस्टम की, तो हम कह सकते हैं कि कैसी होती है, इसकी उच्च होती है। लेकिन बस एक पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है आप लोगों का, किताब में आप लोगों को अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चीजें वही चीज होती है, लेकिन एक लिखने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, समझ रहे बात को। लेकिन सारा जो हमारे पास फैक्ट है हमने आप लोगों को सामने नोट करवा दिए गए। क्लियर, समझ में आ गया, तो चले आगे, उतार लीजिए इसको, उतार लिया, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो हम बात यहाँ पे 2 फेज की कर रहे हैं, यहाँ पे कि यानी कि 2 कला विद्युत प्रणाली की बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम करें 3 फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करेंगे। तो 2 फेज के अंदर क्या होता है कि हमने आपको फर्स्ट में बताया था कि उसके अंदर 2 फेज के अंदर उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि यदि 2 कुंडलियों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उत्पन्न की गई विद्युत प्रणाली 2 फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहलाती है। 2 फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 ध्रुव है, हमारे पास N है और एक S है। इसके बीच में हमने क्या रखी है, कुंडलियां रख रखी है। ठीक है, ये कुंडली हमने रखी है कि B और B1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ER है, यानी कि जो वोल्टेज का जो हमारे पास है R जो फेज के अंदर होता है, तो हमारे पास कितना होता है, √2E होता है, यानी कि 2 वोल्टेज होता है उसका 2 गुना हो जाता है, उसका रूट हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जब यदि फेज वोल्टता हो तो उस कंडीशन फेज वोल्टता हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या बनेगा कि हमारे पास E वोल्टेज, E1, EB और E टोटल वोल्टेज हमारे पास है, इन तीनों वोल्टेज क्या रहेगी, समान रहेगी। नीचे वाली कोई बात नहीं, ऊपर ले दे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास तीनों अगर वो फेज वोल्टता होगी ना उस कंडीशन के अंदर अगर बात करते हैं तो तीनों वोल्टेज हमारे पास E के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक फेज के अंदर अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो एक फेज का वोल्टेज का स्क्वायर प्लस दूसरे फेज का वोल्टेज का स्क्वायर का अंडर रूट, तो हम कह सकते हैं एक फेज बराबर 2E हम कह सकते हैं कि इसका 2 रूट हो गया। ठीक है, अगर लाइन वोल्टता होगी उस कंडीशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे नहीं लिख रहा है तो हम लिख सकते हैं कि एक फेज के अंदर क्या होगा, √2E हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन वोल्टता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाइन वोल्टता की। अब देखिए यहाँ से हमारे पास इसका फेजर डायग्राम है, सॉरी इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम के अनुसार भी बात कर सकते हैं या फेजर डायग्राम के हिसाब से भी हम बात कर सकते हैं कि जैसे मान लो एक फेज के अंदर जैसे मान लिया कि इन दोनों के अंदर अंतर आया। ठीक है, यहाँ से ये बीच में जो अंतर आ रहा है ना, ये दूसरे फेज का अंतर हमारे पास है, तो हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है, 2 पाई है। 2 पाई का मतलब क्या होगा, 360 डिग्री होगा,
होता है कि नहीं होता है? एक 180 डिग्री का एक फेस का जो अंतर होता है, और दो हमारे पास दो है तो हमारे पास 360 डिग्री होगा कि नहीं हुआ? तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो फेसों के बीच में हमारे पास जो एंगल होगा, क्वेश्चन ये आ सकता है आप लोगों को कि टू फेज सप्लाई यानी टू फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर दो फेसों के बीच में जो हमारे पास जो कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। और दो पोलों के बीच में जितना भी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है ना, वो हमारे पास B और B1 है। क्लियर? कितना है? B और B1 है। जितना भी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो उसको हम आराम से उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको रूपांतरित किया जा सकता है। और रूपांतरित करने के बाद में हमारे पास किस प्रकार से ई क्या है, वोल्टता है, दोनों वोल्टता हमारे पास जो उत्पन्न हो रही है, तो हमारे पास साइन वेव के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास टू फेज का। अब इसके बाद में हमारे पास थ्री फेज का आएगा। उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। ठीक है ना? तो ऐसा अगर कोई सवाल आता है आप लोगों को, तो यहां से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके सामने है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से, क्योंकि हमारे पास सिस्टम प्रणाली कौन सी है, थ्री फेज सिस्टम प्रणाली है। और थ्री फेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास थ्री फेज सप्लाई होती है। ठीक है, उतारिए इसको, उतार लीजिए इसको। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा है टू फेज सिस्टम वाला, और अब हम पढ़ रहे हैं थ्री फेज सिस्टम वाला। यानी पहले टू फेज के अंदर जितना अंतर होता था 90 डिग्री का, अब हम पढ़ रहे हैं थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रणाली। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कितना होता है, तीन कुंडलियां होती है। वहां पे हमारे पास दो कुंडलियां थी, और यहाँ पे हमारे पास कितनी कुंडलियां होंगी, तीन कुंडलियां। जैसे हमने एक डायग्राम से समझा उसको, ये हमारे पास एन पोल है और ये हमारे पास एस पोल है। इसके बीच में हमारे पास क्या कुंडलियां लगी हुई है, तीन लगी हुई है। कि हमारे पास आर है, ठीक है, R1 और R2, Y1 और Y2, W1 W2, यानी कि हमारे पास तीसरा फेज, यानी तीन कुंडलियां हमने लगा रखे हैं दूसरे पोल के बीच में, यानी दो पोलों के बीच में हमने क्या लगा दी, थ्री फेज कुंडली लगा दी है। और इन तीनों फेजों के बीच में हमारे पास जो अंतर होगा, एक फेज के अंदर एक कुंडली के अंदर कितने होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, तीनों फेसों की जो कलर कोडिंग है वो अलग अलग, यानी फेज सीक्वेंस जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, RYB होती है। कैसी होती है, RYB होती है। जैसे हमने पढ़ा है, सामान्यतः इस प्रणाली में तारों का रंग लाल, पीला और नीला होता है। इसमें हमारे पास रेड, येलो और ब्लू होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यानी तीनों फेसों के बीच में अगर हम बात करते हैं, तो इन तीनों फेसों के बीच में जो जितना एंगल हमारे पास 120 डिग्री का आया है, उस 120 डिग्री के अनुसार ही हमारे पास एक फेस के अंदर जितना हमारे पास मान आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, VR। यानी कि VR का मतलब क्या है कि R के अंदर कितना वोल्टेज है। क्लियर? R के अंदर हमारे पास कितना होगा, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी होगा। कितना होगा, V मैक्सिमम, यानी कि जितना वोल्टेज जितना होगा मैक्सिमम उतना, और साइन ओमेगा टी हमारे पास जितना मान आ रहा है वो हमारे पास किसका होगा, एक फेस का होगा। क्लियर? दूसरे फेज के अंदर अगर बात करते हैं तो हमारे पास V मैक्सिमम साइन माइनस 120 डिग्री होगा, ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री होगा। और तीसरे फेज के अंदर अगर बात करते हैं तो हमारे पास V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस या 240 हो सकता है डिग्री, या हम कह सकते हैं V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, यानी कि 120 से अधिक, 120 से कम नहीं होगा। जैसे मान लो 120 से कम हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई में आता है। जैसे मैं टू फेज की बात करता हूँ तो कितने आता है, 90 डिग्री आता है कि नहीं आता है? उसी प्रकार से दूसरे फेज की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कितना होगा, माइनस 120 से कम आएगा ना ओमेगा टी, तो हमारे पास कितना, दो फेसों के बीच में हमारे पास 90 डिग्री होगा। सिंगल फेज की अगर बात कर लेते हैं हम, तो हमारे पास 0 या 180 डिग्री का मान आता है। सिंगल फेज सप्लाई एक तार के अंदर, दो तारों के बीच में अगर बात करते हैं, दो फेसों के बीच में अगर बात करते हैं तो हमारे पास कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। और तीन फेज के अंदर अगर बात करते हैं 240 तो है ही है, लेकिन बात ये 120 से, और 120 है ना, 240 हो गए, तो हम कह सकते हैं कि 120 से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 240 मान सकते हैं, या V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री का एंगल होता है। तो ये था हमारे पास थ्री फेज सिस्टम की तीनों फेसों का सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये था कि इसके अंदर तीन कुंडलियां होते हैं, और टू फेस के अंदर दो कुंडलियां होती हैं। टू फेस के अंदर हमारे पास दो फेस होते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूट्रल और फेस होता है। इसके अंदर तीनों कुंडलियां होते हैं, तो तीनों कुंडलियों में तीनों फेस होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों फेसों के अंदर 120 डिग्री, वहां पे हमारे पास क्या था, 90 डिग्री था ना। तो इसी प्रकार से हमने पढ़ा है कि
जो पॉलीफेज सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन और इसका एडवांटेज, और 2 फेज और 3 फेज सिस्टमेटिक तरीके से उसको पढ़ लिया आसानी से। अगर फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार की डाउट हो तो अपने कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर ये चीजें क्लियर नहीं है, तो वो चीजें आप दोबारा से इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन समझोगे तब जब उस चीज को पढ़ोगे, आप समझ गए बात को। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, तीनों 4 टॉपिक। और इससे अगला जो टॉपिक हमारे पास रहेगा वो हमारे पास कौन सा रहेगा कि यानी कि 3 फेज सिस्टम की जो शब्दावलियां हैं, ठीक है। शब्दावलियों का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे उसके अंदर लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ठीक है, लाइन धारा, लाइन करंट, ठीक है। तो वो इनकी सभी की परिभाषाएं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और ITI से संबंधित कोई एक सूचना है आप लोगों के लिए कि अभी 2-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, अगर आपके भाई बहन जो भी हैं जो ITI कर चुके हैं, वो NPCIL की एक रिक्वायरमेंट आई है जो हमारे पास काकरापाड़ यानी गुजरात, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट हमारे पास उसमें है। नोटिफिकेशन आप खोल के देख सकते हो, उसके अंदर 11 पोस्ट आई है, ठीक है। NPCIL न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि काकरापाड़ गुजरात, ठीक है। और राजस्थान के अंदर होता है हमारे पास रावतबाटा, राजस्थान, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिशियन की जो पोस्ट आई हुई है वो कितनी आई है, 12 पोस्ट है, ठीक है। तो जो भी ITI कंप्लीट कर चुका है और इसकी जो एज है, एज कितनी है 18 से 24 साल, और 3 साल की इसके अंदर छूट है। जो OBC है और SC ST है उसके लिए 5 साल की छूट है, ठीक है भाई। तो ये रिक्वायरमेंट आई हुई है, तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार की आप लोगों को सूचना इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम इसकी शब्दावलियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर जरूर करिए भाई, ठीक है। अपने यार दोस्तों के पास क्या करें, उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में सेंड करिए, ठीक है। हम इसी प्रकार के प्रैक्टिकल और थ्योरी की क्लास इस चैनल के ऊपर, इस प्लेलिस्ट में हम आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, और इसकी जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद और जय हिंद, ठीक है भाई।